अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, आज और कल दोनों ही बहुत अहम दिन है। आज का दिन, आज हम दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी इदारों ने ऑपरेशन जारी किया और केपी में 3 ऑपरेशन किए गए, जिसमें 23 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया, जबकि हमारे 7 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। और हमारे इन कौम के जो शोहदा हैं, ये जो हमारे जवान हैं, इनको कौम सलाम पेश करती है, सलाम अकीदत पेश करती है। कल बड़ा अहम दिन है क्योंकि कल यौम तकबीर है और इस हवाले से कल की छुट्टी का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है वफाक की जानिब से, और तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं, तमाम जो तालीमी इदारे हैं उनको बंद कर दिया गया है। इस पर भी बात करेंगे। जबकि सिंध हाई कोर्ट का आज बहुत अहम समाअत का हवाला भी देंगे, जिसमें सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि कई लोड शेडिंग उन इलाकों में भी करी है जहाँ पर लोगों के पास खाने के लिए पैसे ही नहीं है। इतने गरीब लोग हैं जिनके घर में एसी नहीं है, वो क्या बिल पे करेंगे और क्या वो बिजली के यूनिट इस्तेमाल करेंगे। वफाक ने केपी में बिजली की फराहमी चोरी के खात्मे से मशरूत कर दी है। दूसरी जानिब आरिफ अलवी ये कहते हैं, जो सियासी माहौल इतना गर्म है उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये प्रेशर कुकर है और ये किसी वक्त भी फट सकता है और इक़्तिदार में बैठे लोगों को झुलसा सकता है जिन्होंने गासबाना कब्जा किया हुआ है। ये कहना था साबिक सदर आरिफ अलवी का। सानेहा पक्का किला के हवाले से भी बात करेंगे। हैदराबाद की तारीख का बदतरीन और भयानक वाकया जिसके जख्म आज भी ताज़ा हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि हम बहुत सारी कुर्बानियां दे चुके हैं, अब किसी और की बारी है। ये भी आज का टॉपिक है। और बजट इजलास के हवाले से ज़रूर बात करेंगे। बजट इजलास 5 जून को होने वाला है। आवाम के लिए क्या नया होगा, क्या कोई नया चैलेंज आएगा या फिर कोई रिलीफ मिलने वाला है। हत्या इज्जत बिल और इलेक्ट्रॉनिक क्राइम बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, दर्द का दरमा कौन करेगा। IMF से मुज़ाकरात भी जारी हैं और बातचीत भी चल रही है। क्या होने जा रहा है, क्या कुछ नया होने जा रहा है या वही पुराना राग अलापा जाएगा। हुकूमत लोड शेडिंग का मसला हल क्यों नहीं कर पा रही, कहाँ पर फ्लॉज हैं जो कि जिनकी वजह से हुकूमत जो है वो इन मसाइल का हल नहीं ढूंढ पा रही। क्या हुकूमत सिंध नशे की लत में मुब्तला नौजवानों को इस दलदल से निकाल पाएगी, इस पर भी बात करेंगे। जबकि मुल्क की जो गैर मुस्तहकम सियासी सूरत हाल है, इसने मईशत को खासा गैर मुस्तहकम सूरत हाल से दो चार कर दिया है। गर्मी ने सारे कसबल निकाल दिए हैं। क्या हीट स्ट्रोक कैंप्स जो हुकूमत सिंध की तरफ से लगाए गए हैं, क्या यही इसका वाहिद हल है। ये तमाम मौज़ूआत हैं जिन पर हम बात करेंगे। मेरे साथ जो मेरे गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवा दूं आपको। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं नदीम बाकी मौलवी साहब, तज्जिया कार हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जबकि मुसरत नियाजी पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, ऑन कॉल हमारे साथ मौजूद होंगे। नुमान रिजवी साहब तज्जिया कार हैं, ये भी ऑन कॉल हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी नदीम बाकी मौलवी साहब से। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। नदीम साहब, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप। आज तो बड़ा मौसम तो गर्म है ही, सियासी दर्जा हरारत भी आगे ही की तरफ जा रहा है। हम अक्सर बात करते हैं कि सियासत का जो दर्जा हरारत है बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ जा रहा है। आरिफ अलवी साहब ने जो ये कह दिया है कि ये प्रेशर कुकर की तरह है और ये किसी भी लम्हे फट सकता है, इससे नुकसान हो सकता है, तो आप देखते हैं कि सूरत हाल ऐसी ही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अवाम प्रेशर कुकर में है और तमाम सियासतदान ने चूल्हा खोल रखा है। ओह, अब अवाम ही फटेगी। क्यों? क्योंकि मसले मसाइलों के हल चाहिए। सियासतदान अपने अपनी जो है राग गाए जा रहे हैं। मसला ये है कि अवाम के जो मसले मसाइल हैं, जिसके लिए हम इलेक्शंस की तरफ गए, जिसके लिए हमने वोट दिया, फिर जैसे भी हुआ जो भी हुआ असेंबली में आ गए, इतने अरसे के अंदर हमारे मसलों के हल की तरफ कोई जा ही नहीं रहा। नदीम साहब, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि इससे पहले जब हम इलेक्शन से पहले जब हम प्रोग्राम में थे, प्रोग्राम कर रहे होते थे, तो हम ये आपका भी यही कहना होता था कि बस इलेक्शन हो जाएंगे, नई गवर्नमेंट आ जाएगी तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी और वो बड़ा कंट्रोल कर लेगी। लेकिन हमने ये देखा इलेक्शन हुए तो एक नया पटारा खुल गया, एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया और आने वाली हुकूमत जो है वो फिर हाथ पांव झाड़ के वहीं की वहीं खड़ी है, बल्कि मुस्तकिल जो सूरत हाल है मजीद वर्स्ट होती जा रही है। तो कोई हल भी निकलेगा या ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, हल जो है ना अवाम के पास है। मैं दोबारा से कहूंगा, अवाम क्या करे? अवाम जो है ना ये सियासतदानों से सवाल करे। क्या सवाल करें कि बिजली की कीमत में कमी क्यों नहीं आ रही है
और किस तरह से आप बिजली की कीमतों में कमी लाएंगे? असेंबली में रोजाना यही बहस हो रही होती है नदीम साहब। बहस के साथ साथ उसका कोई सोल्यूशन भी तो चाहिए। चले मैं कहता हूं हुकूमत के पास नहीं, ऑपोजिशन के पास है। अगर ऑपोजिशन के पास है तो वो बता दे। नहीं, कोई अपना गाना गा रहे हैं, इसको रहा करो, उसको रहा करो, ये कर दो, हम उसका फैसला देंगे, हम 20 साल पुराने केस उठाएंगे, हम 10 साल। अभी जो लोग मर रहे हैं उसका तो केस उठाओ। अभी लोग गुर्बत से मर रहे हैं, लोग परेशानी से मर रहे हैं, बिजली का बिल रख के खुदकुशी कर रहे हैं, इसके ऊपर तो कोई बात नहीं कर रहे। जी हम वो केस उठाएंगे, ये केस उठाएंगे। अभी आप एक वीडियो की बात कर रहे थे जो शायद किसी ने सुसाइड कर लिया। जी हाँ, अभी हाल ही में मेरे नजर से एक वीडियो गुजरी, बहुत अफसोस हुआ कि एक शख्स ने ट्रेन के आगे आके खुदकुशी की और उसके जेब से बिजली का बिल निकला, गैस का बिल निकला जो वो अदा नहीं कर पा रहा था। अब आप देखें इस जुल्म की इंतहा है। अच्छा, फिर बातें कर रहे हैं अभी बजट की। आपको मैं बताऊं, कोविड के अंदर 34,000 आदमी मरे थे पाकिस्तान में। कितना शोर था। आपको पता है सिगरेट नोशी से 3,40,000 लोग सालाना मर रहे हैं पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में नहीं मेरी बहन, पाकिस्तान में। अच्छा, पहले 1,74,000 मरते थे और अब जो है 3 लाख से ऊपर हो गए। मैल न्यूट्रिशन यानी कि खवातीन और बच्चों को सही खुराक ना मिलने पे 5 लाख मैल न्यूट्रिशन पे मर रहे हैं। हमारे क्या बात करें, बजट बनाना है ना, सबसे पहले आप सिगरेट के ऊपर इतना टैक्स लगा दो कि आने वाली नस्लें सिगरेट पीना बंद कर दे। टैक्स लगाने की क्या जरूरत है, आप उसको बैन कर दे। देखें, बैंड आप कोई भी चीज को करेंगे ना तो वही होगा, स्मगल करके लोग ले आएंगे। कोई कहेगा जी अफगानिस्तान से आ जाएगा, कोई बैंड ना करें। दुनिया बेवकूफ नहीं है, सारी दुनिया, अमेरिका, लंदन इतना टैक्स लगा रहे हैं कि लोग पीना छोड़ रहे हैं और उस टैक्स से पैसे कमाते हैं। देखिए, आप अगर हम बात करें तो तकरीबन 240 अरब रुपए जो है वो टैक्स से कमाए जाते हैं सिगरेट पे। आप इसको डबल कर दें तो कितने हो गए? तकरीबन 480 अरब रुपए आप टैक्स से कमा सकते हैं। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि देखिए, जो बच्चे होते हैं ना 13 और 15 साल की उम्र में सिगरेट पीना शुरू करते हैं, वो तो फिर नहीं खरीद सकेंगे। साहब, इसका एक और फायदा होगा कि जो टैक्स अभी जा रहा है ना जिन लोगों की जेबों में, उनके पास डबल टैक्स जाएगा ना उनकी जेबों में। नहीं, मैं आपको बताऊं उससे फायदा क्या होगा। देखिए, जो इतने लोग जो मर रहे हैं ना, एक उस बीमारी कैंसर जिसे कहते हैं सिगरेट से जो होता है, 14 लाख रुपए का एक इलाज है। तो आप टैक्स लगा के वही पैसे आप हेल्थ के बजट में डालें तो वो बेचारे गरीब जो मर रहे हैं उसका इलाज कर ले। देखिए, ये आप तो सीरियस हो के बात है ना। देखिए, मैं तो बिल्कुल, ये तो ब्लैक एंड व्हाइट में है। आपको हर माँ हर बहन कहेगी टैक्स लगाओ सिगरेट पे। ठीक है, आपने सही कहा, लेकिन एक चीज अवेयरनेस की भी बहुत ज्यादा कमी है। देखें, जो सिगरेट नोशी है उससे जितना कैंसर होता है, जितना नुकसान होता है, उससे कहीं ज्यादा नुकसान होता है जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट आई हुई है जिसे वेप कहते हैं। लेकिन अब जब फैशन में है, जब लोग पी रहे हैं तो उसके ऊपर कुछ मैं आपको बताऊं, बिल्कुल मैं ये फैशन खत्म हो जाएगा अगर आप महंगा कर देंगे। नुमान रिजवी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है और उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नुमान रिजवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। नुमान रिजवी साहब, आज का अहम दिन जब ऑपरेशन हुआ केपी में और 23 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया, एक बहुत बड़ी कामयाबी, और साथ हमारे भी जवान शहीद हुए जिनको हम बड़ी कद्र की निगाह से देखते हैं और उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। दूसरी जानिब कल यौम तकबीर मनाया जा रहा है जिसके लिए छुट्टी दे दी गई है। तमाम जो पेपर्स हैं उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया है, तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मेरा सवाल नुमान साहब ये है कि क्या इतने अहम दिन पर ज़रूरत नहीं कि उन तालीमी इदारों को में जो बच्चे आते हैं उनको ये बताया जाए कि आज कल का दिन क्यों अहम है, उनको सेमिनार्स किए जाएं, सिटिंग्स की जाएं, उन्हें बताया जाए कि हमारी तारीख क्या है, हम क्यों ये दिन मनाते हैं, ना कि हम छुट्टी करके घर में बैठ जाएं। देखिए, आपने जिक्र किया आपने इंट्रो में 26 मई और 27 मई पक्का किला का जिक्र किया आपने। फिर मई के महीने में 9 मई है, 26 मई 27 मई है, फिर आता है 28 मई। ना 9 मई के लोग पकड़े गए, ना 26 मई 27 मई के लोग पकड़े गए। पकड़ा कौन गया? खालिक। वो खालिक पकड़ा गया, उसके साथ जुल्म सितम हुआ जो 28 मई का हीरो था। जब आप अपने हीरो के साथ जुल्म सितम करते हो, और ये बात मैं नहीं कह रहा, वो शख्स खुद बैठ के
ऑन लाइव बैठ के ये बात कर चुके हैं कि उनके साथ जो जुल्म सितम हुआ है, जिसने पाकिस्तान को एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा दिया, ना सिर्फ पाकिस्तान को महफूज किया बल्कि पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को महफूज किया। आज जो पाकिस्तान दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है तो वो उस शख्स कदीर खान साहब की वजह से ही बात कर रहा है ना। उस शख्स के साथ आपने क्या किया, और अब 28 मई को आप 28 साल बाद जो छुट्टी देने का प्रोग्राम कर रहे हैं, मुझे आप बताइए कि छुट्टी इसलिए कर दे रहे हैं कि हमारे पास बम है, ये वजह है छुट्टी देने की? आप मुझे बताइए, फलस्तीन में बच्चे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, वो फरियाद कर रहे हैं, तो आप एटमी ताकत होने के बावजूद कुछ नहीं कर रहे। आप कर क्या रहे हो कि छुट्टी कर रहे हो। मतलब जिस मुल्क के एटमी ताकत का जो मेंटालिटी है, जो सोच है, वो छुट्टी पर आके खत्म हो जाती है, तो आप मुझे बताइए उस मुल्क में इंसाफ की कहाँ बात है? क्या रहेंगे आप? मुझे ये देखे ना, मतलब 9 मई के लोगों को आपने नहीं पकड़ा, 26-27 मई पक्का किला हैदराबाद के लोगों को आज तक नहीं पकड़ा, 34 साल बीत गए, आपने पकड़ा उस हीरो को, उस शख्स को। तो बात यह है कि क्या बात कर रहे हैं आपसे कि आप की छुट्टी जो है इस मुल्क में तो जो ना हो वो कम है। जी नुमान साहब, बड़े आपने गहरी बात कह दी है और बड़े सवाल उठते हैं अवामी हलकों में जब बात होती है, जब हमारी गैदरिंग्स होती है तो उनमें जब सहाफ़ी बैठते हैं और ख़ास तौर पे जो कि बहुत इस पे गहरा मुशाहिदा रखते हैं, रिसर्च रखते हैं, तो वो ये कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि दर पर्दा हुई हैं, जो कि सामने ही नहीं आई कभी, और हम तो अभी सिर्फ इन सतही चीज़ों को ही देख रहे हैं अभी। शुमारा आप क्लियर करें कि किस हवाले से आपने ये बात करी जो आपने कहा? जी मैं आप जो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को उनके साथ जुल्म हुआ, वो हमारे कौमी हीरो हैं, बिल्कुल बेशक, तो मैं उस हवाले से कह रही हूँ कि बहुत सारी चीजें फॉर सेफ साइड भी की गई। नहीं देखें, आप बात ये नहीं कि क्या आपने क्या किया नहीं किया, देखें जो हमें बताया गया, हम तो ईमान लाए ना माशाल्लाह से, सुना की सब लोग जो हमें बताया गया हमने मान लेते हैं। तो ये हम तो उन लोगों में से जो हमें बता दिया जाता है हम उस पर यकीन कर लेते हैं। हमें बताया गया कि भाई अब्दुल कदीर खान साहब ने जो है ताकत, और उसमें कोई दो राय नहीं है, वो अब्रॉड थे, वो कितनी मुश्किलों से पाकिस्तान की खातिर जो है वो पाकिस्तान में आए थे और उन्होंने सारी टेक्नोलॉजी जो है फराहम की और जिस अंदाज से उन्होंने मेहनत करी और वो हीरो भी करार दिए गए थे किसी वक्तों में। उसके बाद जनाब खारजा पॉलिसी पे क्योंकि आपके मामला जो है वो इंटरनेशनली तौर पर आपसे कह दिया जाता है, फिर आप उसको टो करना शुरू कर देते हैं। आपकी अपनी तो कोई तो है नहीं, आपकी अपनी कोई तो लाइन है नहीं। अगर वहां से प्रेशर आ जाता है कि भाई इस शख्स को जो है आपने इस अंदाज में हैंडल या डील करना है, आप उसी अंदाज में करना शुरू कर देते हो। मुझे सिर्फ आप ये बता दीजिए, 28 मई आप बड़े जोशो खरोश से मनाइए, बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, फख्र का दिन है, लेकिन आपने उस शख्स के साथ ऐसा क्यों किया वो तो कोई बता दे हमें। उस शख्स के अल्फाज हैं कि मेरे साथ ये इसलिए हुआ कि मेरी जबान और कौमियत की बुनियाद पे कि मैं महाजिर था, मेरे साथ इसलिए किया गया। तो वो पैगाम क्या देके गए वो लोगों को, हमारी आने वाली नस्लों को, या जो लोग अब देख रहे हैं, जो बड़े हो रहे हैं और वो सुन रहे हैं कदीर खान साहब के उस बयान को, तो वो क्या सोचेंगे? वो क्या मुल्क और कौम की खिदमत करने की उनके अंदर सलाहियत पैदा होगी? उनकी सोचें कहाँ आके खत्म हो जाएंगी? ये तकसीम क्यों की गई है? बात तो ये। ठीक है, बिल्कुल सवाल उठता है और जो जिम्मेदारान हैं उनको इसका जवाब देना चाहिए। अब नुमान साहब, सिंध हाई कोर्ट कहती है कि जिनके पास खाने को नहीं है, के इलेक्ट्रिक उनको भी लोड शेडिंग में घसीटती है और उनको भी बिजली नहीं देती है, उनको बहुत भारी बिल दिए जाते हैं जिनके घर में एसी नहीं होता। तो कुछ देख रहे हैं कि कुछ बेहतरी आ रही है? अब अदलिया भी इस मामले में कूद पड़ी है, लोड शेडिंग से निजात मुमकिन है क्या? देखिए, इज्जत माफ हमारी अदलिया है, खुदा ना खास्ता कोई कह भी नहीं सकते उनके बारे में तो हम कुछ भी। बात ये कि उनका जो इत्तेकाफ है ना, उस हिसाब से ये जो बात की इन्होंने वो बहुत छोटे लेवल में बात की। उन्हें एक बड़े लेवल में बात करनी चाहिए, उन्हें केईसी लोगों को बुलाना चाहिए और पूछना चाहिए कि भाई ये जो ओवर एक्स्ट्रा बिलिंग है जो तमाम लोगों को आप दे रहे हो उसका कोई हल तो बताओ। बात ये कि कोई भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा ना कि कराची शहर में जितने लोगों के किराए नहीं है उससे ज्यादा तो बिजली के बिल आ रहे हैं। बात सवाल ये नहीं है कि एसी चल रहा है आपके घर में मौजूद है या नहीं है, 100 यूनिट वाला भी परेशान है और 500 और 1000 यूनिट वाला भी परेशान है ना। बारी के ओवर बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही सही कहा। अभी नदीम साहब ने भी बताया कि कुछ ऐसी वीडियोस भी वायरल हुई हैं सुसाइड की, जिसमें इलेक्ट्रिक बिल की वजह से एक शख्स ट्रेन के आगे आके उसने सुसाइड कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रस्ट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है अब मुआशरे में। बिल्कुल भाई, ये बात ये कि देखिए फ्रस्ट्रेशन क्यों बढ़ रही है, फ्रस्ट्रेशन इसलिए बढ़ रही है। सईद गनी साहब का बयान देख लीजिए आप, वो ये बात कह रहे हैं कि जनाब जो है एक की सजा सबको नहीं मिलनी चाहिए। बात ये कि वो एक बताओ तो हमें वो कौन है
बात ये कि जो बिल नहीं दे रहा है, जो कुंडों पे बिजली चढ़ा रहा है, जो आबादियां शहरी आबादियों के साथ जो बत्तियां लगी हुई हैं, जो गैर मुकामी लोग मौजूद हैं जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, वो जो कुंडे पे डाल रहे हैं, जो PSC वाले अगर उनके पास जाते हैं तो वो असला निकाल लेते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है और बिल भी नहीं दे रहे। सईद गनी साहब ने आधा सच बोला ना। बात ये है कि वो मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री में हैं, वो कह रहे हैं कि KE के जो है लाइट बंद करके उनके दफ्तर में बिठा दो। मैं कह रहा हूँ असेंबली की लाइट बंद कर दो और 2 घंटे इनको बिठाओ, तो फिर इन्हें अंदाजा होगा कि लफाजी नहीं चाहिए, काम करना पड़ेगा। आप हुकूमत में होते हुए ये बात करोगे तो फिर हम आम आदमी कहाँ खड़ा है? मतलब हमने आपको वोट इसलिए दिया है, आपने हुकूमत इसलिए बनाई है, आप इंजॉय इसलिए कर रहे हो सारे प्रोटोकॉल, ये बताने के लिए हमें कि भाई एक आदमी की सजा सबको ना दी जाए। आपको फैसला आपको करना है, अमल दरामद आपने कराना है KE से। बात यह है कि जब तक KE इनको मामला देती रहेगी, जब तक ये ठीक रहेंगे, जहां कमीशन में ऊपर नीचे होगा तो ये जनाब उसके जो है ब्लैकमेलिंग पे उतराएंगे। अभी देखिएगा थोड़े दिनों में लोग भूल जाएंगे, हुकूमत ने जो बातें करी है सब खामोश हो जाएंगे। तो ये है कि बात ये है कि आप क्या जो बिजली का बिल है, मैं ये बात पहले भी कर चुका हूँ कि देखें जो आपकी वो बिल भी आप दे रहे हैं जो आप इस्तेमाल भी नहीं करते। ठीक है नुमान रज़ी साहब, बिल्कुल हमारे साथ मुसरत न्याजी साहिबा ने भी हमें ऑन कॉल ज्वाइन कर लिया। आपके सवाल का, आपकी बात का पूछ रहे थे मुसरत साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम मुसरत न्याजी साहिबा। मुसरत न्याजी साहबा, बड़ा सवाल पैदा हो गया है। सईद गनी साहब ने एक बयान दे दिया असेंबली में। उन्होंने ये कहा कि जी बिजली जो लोग हैं वो एहतजाज करें और KE के ऑफिस में चले जाएं और उनके दफ्तर के बिजली बंद कर दें, AC बंद कर दें, तो उन्हें पता चलेगा कि लोड शेडिंग का अजाब क्या होता है। तो क्या ये मुनासिब तरीका है इस तरह से कहना? देखें, अगर आवाम को इतनी बेदर्दी से इस गर्मी के मौसम में उनको बिला वजह, मैं समझती हूँ बिला वजह इसलिए है कि देखें शुमाइला, अगर आप या मैं या कोई भी मेरे जो बैठे हुए मोअज़्ज़िज़ भाई, अगर हम एक मोहल्ले में एक खानदान के अंदर या एक शहर में रहते हैं तो उसमें कितनी बड़ी ज्यादती है कि शुमाइला बिल पे कर रही है और अगर उसमें मुसरत न्याजी बिल पे नहीं कर रही तो मुसरत न्याजी का जो गलती और कोताही है वो शुमाइला या मेरा पूरा मोहल्ला या मेरा पूरा इलाका उसको भुगते। तो ऐसे लोगों, देखिए उसका इकदाम करना तो ये KE का काम है ना। ये चीज तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है कि आप देखिए आप अपने मामलात को बेहतर करें। KE वाले, ये चीज नहीं हो सकता कि आवाम को आप तकलीफ देना शुरू कर दें और आप जो है ना कोई बगैर किसी लॉजिक के। और सईद गनी साहब ने अगर कहा है तो बिल्कुल सही कहा है कि इन्हें भी तो पता चले ना कि ये अपने लग्जरी ऑफिस में और यहाँ बैठे हुए हैं, AC लगा के बैठे हुए हैं, अपनी तमाम जो है ना फैसिलिटीज के साथ वहाँ मौजूद है और आवाम जो है ना ख्वार हो रही हो, तो ये चीज तो गलत है। क्योंकि सईद गनी अवामी लीडर है, उसने पहले भी कहा था कि मैं अपनी सियासत छोड़ सकता हूँ लेकिन लोगों के घर नहीं गिरा सकता। जब 2018 में PTI की गवर्नमेंट थी, ये उस वक्त भी उन्होंने कहा और अब भी वो बिल्कुल अवाम के साथ हम खड़े हैं और जो तकलीफ हमारे आवाम को देगा हम उसके खिलाफ इससे भी बढ़कर कुछ कहें। ठीक है मुसरत न्याजी साहबा, मैं जरूर आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या अवामी एहतजाज इसका आखिरी हल है और उसके लिए एक हुकूमत में मौजूद सूबाई वजीर ये कहेगा कि जी आप एहतजाज करें जाकर? मैं जरूर इसका जवाब आपसे लूंगी, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और ब्रेक पर जाने से पहले मुसरत न्याजी साहिबा से बात जारी थी और मेरा सवाल ये था कि अगर एक सूबाई वजीर ही आवाम को ये कहेगा कि आप ऑफिस में घुस जाएं, एहतजाज करें, इनके AC बंद कर दें या कुछ भी, तो ये तो एक इंतशार किसी कैफियत हो जाएगी। तो फिर तो इलेक्शन और अवामी नुमाइंदों की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी, सारी असम्बलियों की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। आवाम को जहाँ तकलीफ होगी वो किसी ना किसी ऑफिस में घुसेंगे और वो अपने मसले का हल खुद कर लेंगे। मुसरत साहब, आपसे जवाब चाहूंगी। जी देखिए, बात दरअसल ये कि ये जमहूरियत है और जमहूरियत के अंदर अगर एक वजीर जो है ना अपनी आवाम के साथ उनकी तकलीफ को समझते हुए आवाम का साथ दे रहा है और आवाम के लिए कह रहा है, देखिए ये फेडरल गवर्नमेंट का काम है कि ये सिंध गवर्नमेंट का नहीं है। लेकिन हम समझते हैं कि हमें ये चीज नहीं कहनी कि हम किसका साथ दें किसका साथ ना दें। एक अवामी लीडर, क्योंकि उसे अवाम ही मुंतखब कर रही होती है और अवामी लीडर बना रही होती है, अगर अवामी लीडर अवाम के साथ खड़ा नहीं होगा
आवाम का नहीं सोचेगा तो क्या करेगा? अब मुझे बताया अगर उन्होंने ये कह दिया है तो बुरा लग रहा है, और अगर ना कहते तो और ज्यादा बुरा लगता। नहीं, मैं तो समझती हूँ कि जी मुसर्रत साहबा, हमें तो वो भी याद है। देखिए मैं जितना हमारे साथ हमेशा खड़े रहे अवाम के साथ, बिल्कुल वो देखिए ग्रास रूट का एक पॉलिटिकल वर्कर है, और वो ग्रास रूट के लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो समझते हैं, और जिस इलाके में वो रहते हैं उन्हें पता है कि हल्के के लोग किस तरह से हैं, और वो समझती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप अगर वो उस चीज को लेके जा रहे हैं और वो अपना मैसेज जो है ना आवाम से को कन्वर्ट करते हुए उस इदारे तक पहुंचा रहे हैं, तो वो इस बरहमी का इजहार कर रहे हैं कि आवाम का सब्र का जो पैमाना है वो लबरेज ना करें। खुदा ना खास्ता वो ये नहीं कह रहे कि आप जो है ना जाके धावा बोल रहे हैं, कुछ करते हैं। मुझे बताया ना कि किसी घर में अगर कोई बीमार शख्स पड़ा हुआ है, तकलीफ में, परेशानी में, और जब शख्स एक परेशानी के आलम में होगा तो उसकी अपनी जो इस वक्त जो गर्मी है, जो इस वक्त टेम्परेचर, आप खुद सोचें कि क्या वो टेम्परेचर और लाइट भी ऊपर से नहीं होगी तो अवाम का क्या हाल होगा, और अवाम क्या सोचेगी, और अवाम क्या कहेगी कि हमने जिन लोगों को वोट दिए वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। मुझे बताएं 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, बल्कि 20-20 घंटे भी इलाकों में ऐसा है कि वहाँ लाइट 4 दिनों से लाइट बंद है। मुसर्रत साहिबा, लोग एहतजाज कर रहे हैं, बीमार तो है ही हैं, बहुत बुरा हाल है। नदीम साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं लोगों को याद दिलाना चाह रहा हूँ कि जब की इलेक्ट्रिक हुकूमत के पास थी तो आपको याद है 11 रुपए पर यूनिट था, और लोड शेडिंग जैसे आज है उस वक्त भी थी। 3 रुपए पर यूनिट भी रहा है शायद। जी, आज 60 रुपए यूनिट हो गए। प्राइवेट को दीजिए, प्राइवेटाइजेशन कीजिए, ये हुकूमत का काम नहीं है कारोबार करना, हुकूमत का काम नहीं है जनाब के ये इदारे चलाना। आज भी होश के नाखून लें, हुकूमत का काम है इदारे चलाना, मगर इदारों को ईमानदारी से चलाते तो आज 60 रुपए यूनिट नहीं होते। ये जो बिल आपके आ रहे हैं ना, ये जो यूनिट बढ़ रहे हैं 60 रुपए यूनिट, तो फिर जाहिर है चाहे कि इलेक्ट्रिक हो चाहे कहीं पे भी हो, आपके तो बिल पूरे पाकिस्तान में ज्यादा आएंगे। तो हमारा मसला जो है सिर्फ कि इलेक्ट्रिक नहीं है, हमारा मसला ये कि भाई अगर 9 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए से ये 60 रुपए पर यूनिट कैसे पहुंचा और क्यों पहुंचा, इसके वजह क्या है, इसके मसले का हल क्या है। जनाब अगर 100 यूनिट भी इस्तेमाल करते हैं या 200 भी, आप पर यूनिट आप देखें कि आप क्या दे रहे हैं। फिर आज फिर वही लोग कहते हैं कि जनाब हुकूमती इदारे खत्म कर दें। आप जितने हुकूमती इदारे खत्म करेंगे ना, तो फिर प्राइवेट सेक्टर है ना, माजरत के साथ वो कारोबार करने बैठा है, वो रहम करने नहीं बैठा है। इदारे हुकूमत के बनते हैं ताकि अवाम को सहूलत मिले। सब्सिडी इसलिए दी जाती है कि अवाम को जो उसके बेसिक राइट्स है वो मिले। अब हर चीज प्राइवेटाइज करके क्या हुआ, आज तालीम जो कि आईन में लिखा है कि हर बच्चे को मुफ्त मिलना चाहिए, तालीम महंगा हो गया। दीजिए और प्राइवेट स्कूल्स को और गवर्नमेंट के स्कूल्स को बिल्कुल ऐसे हालत कर दें कि वहां पे कोई इंसान अपने बच्चे को भेजते हुए 100 दफा सोचता है। फिर आप कीजिए जी प्राइवेटाइजेशन कर दे, तमाम चीजें प्राइवेटाइज कर दे, फिर क्या होगा, प्राइवेट जो आदमी पैसे लगाता है ना, वो पैसे कमाना चाहता है, सब्सिडीज दें। आज आप बात करते हैं सोलर की, बैटरी कहां से लेके आएंगे, सोलर के बैटरीज को सस्ता कर देना। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि सब्सिडी दे। मैं ₹1,00,000 का अगर सोलर लगाता हूं तो मुझे 60,000 रुपए ला के सब्सिडी में दे दे, मैं बिल देता हूं, मुझे 60,000 रुपए वापस दे दो जी। रिफंड सिर्फ एक्सपोर्टर्स को देंगे, आप अपने आम आवाम को नहीं दे सकते कि भाई आप अपने पैसों से 1,00,000 रुपए लगाओ, सोलर लगाओ और 60,000 रुपए हुकूमत से आके ले जाओ। ऐसा सिस्टम कोई पाकिस्तान कोई नायाब मुल्क नहीं है, ऐसा सिस्टम जर्मनी में भी हो रहा है, ऐसा सिस्टम दुनिया के हर ममालिक में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं आलूदगी से खत्म करना है, हमें पोल्यूशन खत्म करना है, मुल्क में दुनिया में खुशहाली लानी है। तो हम तो गरीब अवाम है, फिर भी हम कहते हैं कि हम करने को तैयार है। मगर ये क्या, सोलर एक जगह पे आप कर रहे हैं, दूसरी जगह पे बैटरी नहीं है, तीसरी जगह पे जो इदारे हैं वो आपसे कम पैसों में खरीद रहे हैं और बेच महंगे रहे हैं। ये कहां का इंसाफ है। मैं चाहता हूं असेंबलीज में ये आप पुटअप करें कि जनाब के बिजली की कीमत में हमें कम करना है, तालीम की कीमत कम करनी है, खाने पीने की कीमतें कम हो गई ना। 160 रुपए किलो का आटा 80 रुपए पे आप ले आए, वो भी चंद दिनों में, चंद माह में आपने देखा पाकिस्तान में कोई आटे की शॉर्टेज नहीं है।
तो ये हुकूमत करने को चाहे कर सकते हैं, मगर सिर्फ वही है ना, हमारी सोच बदलनी होगी। अगर टैक्स लगाना है सिगरेट पे लगाओ, खाने पीने की चीजों पे टैक्स लगाओगे, जो चीज खाने पीने की है। फिर वो जो अस्पतालों में जो पैसे दे रहे होते हैं ना उस सिगरेट की वजह से, सर जी अब तो सूरज पे भी टैक्स लग रहा है, अब तो सूरज पे टैक्स लग रहा है, उसको क्या करेंगे? कर्जा मसला नहीं है। लोग कहते हैं इस मुल्क का कर्जा हो गया। आपको पता है 600 अरब डॉलर जो है ना हिंदुस्तान का कर्जा है। कितना? 9 ट्रिलियन डॉलर जो है ना बर्तानिया का कर्जा है। जापान का कर्जा 9 ट्रिलियन से ऊपर है। 34 ट्रिलियन अमेरिका का कर्जा है। दुनिया में हर कोई कर्जा ले रहा है, मगर उनकी अवाम के सहूलतें हो रही हैं, कमाने के जरिए बन रहे, कारोबार के जरिए बन रहे। करप्शन में नहीं हमारी हम कारोबार क्या करें जब हमारे पास शरई सूद जो है वो 24% से बढ़ चुका है। जनाब बिजली की कीमत बढ़ चुकी है, गैस की कीमत बढ़ चुकी है। हम दुनिया में कहां कंपीट कर सकते हैं? ठीक ठीक, नुमान रिजवी साहब से भी बात कर लेते हैं। नुमान रिजवी साहब, नदीम साहब ने बड़े हकायक सामने ले आए हैं, बड़ी चीज़ों को हाईलाइट कर दिया उन्होंने कि मतलब हर चीज़ का हम डाल देते हैं कि IMF से हमने कर्जा ले लिया। बड़े बड़े मुल्क भी कर्जा लेते हैं, लेकिन वहाँ तो ऐसी सूरत हाल नहीं है जो हमारे मुल्क में है। मैं पहले मुसरत नियाज़ी साहिबा जो बात कर रही जी जी जरूर, तो मैं उनको थोड़ा सा कह दूं। बात ये कि बिल्कुल ने ये तो फैसला किया है कि जो एक की सजा वो सबको दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान पीएस पार्टी से सीखा है, क्योंकि कुछ ऐसा ही है कि देखें इंटीरियर सिंध से कुछ हुक्मरान आते हैं, वो करप्शन करते हैं, जिसका खमियाजा जो है के शहरी हलकों के करोड़ों लोग भुगत रहे होते हैं। तो उन्होंने भी जो है वही काम किया जो पाकिस्तान पीएस पार्टी कर रही है। चंद लोग इनके करप्शन करते हैं और भुगतते जनाब इंटीरियर सिंध के लोग करप्शन कर रहे हैं और सिंध के शहरी हल्का जो है उसको भुगत रहे हैं। तो उसके इन्हें तो कोई नई बात की नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखें ये बात कर रहे हैं हमारे तजियाकार साहब, सिगरेट की बात कर रहे हैं कि देखें उस पर टैक्स होना चाहिए, नुकसानदेह। आप मुझे बताइए, ये जो हम खाने पीने की अशिया खा रहे हैं क्या वो खालिस है? क्या दूध दही रोजमर्रा के जो इस्तेमाल में हम चीजें खा रहे हैं, क्या आपको यकीन है घी तेल से लेकर जो भी चीजें हैं रोजमर्रा की, क्या उसमें मिलावट नहीं है? क्या वो हमारे लिए जहर नहीं है? बात ये है कि देखें कोई एक सेक्टर नहीं, तमाम सेक्टर में हुकूमत पाकिस्तान को देखिए, मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि चंद लोग तो ऐसे ले आओ, कम से कम उस सतह के लोग, डिप्टी कमिश्नर DIG इस तरह के लोग तो ले आओ, मजिस्ट्रेट इस तरह के लोग तो ले आओ जो वक्त पे इंसाफ और जो रेट मुकर्रर किए गए हैं उस पर मिल जाए और मिलावट चीजें ना मिल सके हमें। कम से कम इन लोगों को तो कंट्रोल कर सकते हो। क्या पाकिस्तान के अंदर 50-100 लोग ईमानदार नहीं है जो इन पोस्टों पे आप लगा के आवाम को रिलीफ दे सको? आवाम आपसे कौन सा जो है वो कोई ऐसी चीज मांग रही है? आवाम तो बुनियादी चीज कह रही है, सेहत तालीम मिलावट शुदा चीजें ना दो, जो रेट नुमान साहब कहता कलामी की माजरत, वो 100 लोग जो ईमानदार हैं अगर वो आपके सामने आ भी जाएं तो उन्हें पोस्ट पे लगाने के लिए भी तो ईमानदार लोग चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आप कुछ भी करो भाई, आप इंटरनेशनली मामला पे एक आम आदमी को गर्ज नहीं है कि आपकी एक्सपोर्ट क्या है, इंपोर्ट क्या है, डॉलर रेट क्या जा रहा है, आप करेंसी कहाँ जा रही है, गोल्ड कहाँ जा रहा है। मैं 70-80% आवाम की बात कर रहा हूँ। कम से कम उन लोगों पे तो आप आंखें खोल लो जो बुनियादी चीजों पे मुकर्रर किए गए, तुमने उनको तो खुली छूट ना दो। आप तो कर रहे हो, बेतहाशा गबन कर रहे हो, करप्शन कर रहे हो, हमें कोई गर्ज नहीं, लेकिन वो 100 लोगों को तो ना करने दो। उन पे तो कम से कम आप अपनी हुकूमत का कंट्रोल दिखा सकते हो। क्या 100 लोगों पे भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो? कहने की बात सिर्फ इतनी सी कह रहा हूँ मैं कब कह रहा हूँ कि ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यहाँ से शुरू तो कर लो, 100 लोग तो ईमानदार खड़े कर लो, इस पे तो आंखें बंद ना करो। नुमान साहब, बजट इजलास 5 जून को होने जा रहा है, आवाम को क्या मजीद चैलेंजेस का सामना होगा? कुछ रिलीफ मिलने की उम्मीद है या ऐसे ही चलता रहेगा मामला? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो गोरख धंधा है, हेरा बजट हमेशा से हेरा फेरी है, मतलब आदाद और शुमार का गोरख धंधा रहा है। आम आदमी को तो पता ही नहीं चलता है कि बजट में हुआ क्या। अगर आप गौर करें तो आम आदमी तो सोचता रह जाता है कि क्या हुआ क्या, क्योंकि आपका बजट तो उस मुल्कों में कामयाब होता है जहां एक हर बजट के बाद या तो कीमतें बढ़ेंगी चीजों पर या कीमतें कम होंगी। यहाँ तो अगले दिन पता नहीं चलता है कि जो चीज आप लेने गए थे वो दूसरे दिन दूसरी कीमत पे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बात ये है कि यहाँ बजट का काम क्या है? यहाँ तो मिनी बजट इतने आ जाते हैं क्या आदमी परेशान हो जाता है। बजट से एक आम आदमी को मैं तो नहीं समझता, मैंने जितनी अब तक तारीख देखी है, पहली बात तो ये कि सादा इंसान को बजट के समझ ही नहीं है। बजट बनता है उन्हीं लोगों के लिए जो लोग बनाना चाहते हैं, वो अपने गोरख धंधा आदाद शुमार दिखा देते हैं, लेकिन जिनका एंड ये चलता है कि आवाम को घूम फिर के जो है किस एक चीज अगर कम कर देंगे तो दूसरी चीज में ऐसा इजाफा हो जाता है खामोशी के साथ। कि बात ये
है कि जितना पैसा निकालना होता है उतना पैसा हमसे निकाल लेते हैं। तो ये तो सिर्फ गोरख धंधा है दादोशुमार का, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक नुमान साहब आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगी। जाहिर है जो सूरत हाल है वो तो जो है सियासी मुआशी, उस पर तो हम बात करते ही रहते हैं। एक अहम मौका ये है कि सानिया पक्का किला के हवाले से कुछ बताइएगा, ये क्या सिचुएशन क्या थी? हैदराबाद की तारीख का इतना बदतरीन वाकया हुआ, इतना भयानक वाकया हुआ, आज इतने साल गुजर गए लेकिन इस पर कभी कोई बात की नहीं गई। देखिए 34 साल गुजर गए इस वाकये को। असल में वाकया ऐसा है कि ये टोटल जो है जबान और तासुब की बुनियाद पर यह वाकया पेश आया। बेनजीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत थी। अफसोस की बात यह है कि वो एक खातून वजीर आजम थी, ओके, जिनको जो है बहुत माना जाता है, लेकिन उस दौर में उनकी वजारत उस्मा के दौर में खवातीन बच्चे कुरान शरीफ लेके बाहर निकले, उसके बावजूद भी उनको गोलियों का निशाना बनाया गया। जनाब तकरीबन हर 3 मिनट बाद एक की लाश जो है वो सामने आ रही थी। इतनी बेदर्दी से पुलिस वालों ने पानी, बिजली, गैस बंद करके पूरी बस्ती को घेर कर जनाब उनको जो है यरगमाल बनाया और शहीद किया गया। बात यह है कि देखें, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन जब खत्म में जी वो मसला ये था कि हैदराबाद के कब्जे की जंग थी। भारत पीपल्स पार्टी आज तक नहीं कर सकी हैदराबाद पे या कराची पे, तो उस वक्त कहां से कर सकती थी। लेकिन देखें उस वक्त की जो क़यादत थी सिंध के शहरी हल्कों की, वो बड़े मजबूत हाथों में थी। उन्होंने उस मामले को रोक लिया, उस मामले को कंट्रोल कर लिया। खुदा ना खास्ता अगर आज उस तरह के हालात होते हैं तो मैं नहीं समझता कि आज इस क़यादत में इतना दमखम है, सिवाय लफाजी के या ये बात कह के वो खत्म कर देंगे कि इस मामले को ईद के बाद देखेंगे। तो अल्लाह पाक रहम करे कि उस जैसे हालात दोबारा ना हो। बात ये कि देखें, आपने जिन लोगों को, जिनकी खवातीन को आपने जदोगोब किया, ये वही लोग थे जो 14 अगस्त 1947 में अपनी इज्जतें लुटवा के, अपनी कुर्बानियां दे के पाकिस्तान आए थे और आपकी खवातीन की इज्जतें बचाई थी जो गिरवी थी अंग्रेजों के हाथों में। ये बात इन लोगों को सोचनी चाहिए। अगर वो लोग वहां से हिजरत ना करते तो इनकी जायदादी भी अंग्रेजों के पास गिरवी थी, इनकी खवातीन भी, हमारी खवातीन ही थी वो भी गिरवी थी। तो इन्होंने वो इज्जतें बचाई और उनके साथ इन्होंने सलूक क्या रखा, सोचने की बात यह है। ठीक है। अच्छा, मुसरत न्याजी साहिबा से भी बात कर लेते हैं। मुसरत न्याजी साहिबा, आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? क्यों इसके ऊपर बात नहीं की गई? क्यों अब तक जो मामलात हैं वो जू के तू हैं? नाज़रीन, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है मुसरत न्याजी साहिबा से। जैसे ही राब्ता होगा ज़रूर उनसे बात करेंगे, उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मुसरत न्याजी साहिबा से मैं पूछना चाह रही थी, मुसरत न्याजी साहिबा, सानिया पक्का किला के हवाले से क्यों अब तक पेशरफ सामने नहीं आई? देखिए बात दरअसल ये, एक तो मैं अपने भाई की बात का ये कहती हूँ कि अभी भी इस वक्त भी ये तासुब को हवा दे रहे हैं। उसकी वजह ये है कि कह रहे हैं कि जी इंटीरियर सिंध से कुछ लोग आते हैं और वो करप्शन करते हैं और भुगतती सबको पड़ती हैं। मेरे भाई जो है ना, ये देही और शहरी सिलसिले को और इन चीजों को ना ले, इंटीरियर और इस तरह का ना आप तासुब फैलाएं। अभी भी आपके दिमाग में वही चीज है कि हम समझते हैं कि जुल्म कहीं भी हो वो जुल्म है, लेकिन अब जब आपको अवाम रिजेक्ट कर चुकी है तो आपको पक्का किला और फलाना किला और ये सारी चीजें याद रखना। पीपल्स पार्टी के दौर में कभी किसी पर जुल्म नहीं किया गया। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जी कराची के ऊपर और हैदराबाद के ऊपर ये पीपल्स पार्टी कब्जा करना, पीपल्स पार्टी कब्जा नहीं करना चाहती है, ना उसकी कुछ इस किस्म की थिंकिंग होती है ना जी। हर शहरी का है। तो मेरे भाई, हमने आपको हैदराबाद के अंदर ही वही है और बात का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, और शहर कराची के अंदर मेयर कौन है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। क्योंकि आप लोग तो मैदान छोड़कर भाग गए, सियासी मैदान छोड़कर भाग गए। आपने तो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की आप में हिम्मत ही नहीं। आपको पता था कि अवाम आपको रिजेक्ट कर चुकी है। आप गड़े मुर्दे मत उखाड़िए। जो आप थे, जो उस वक्त टेररिस्ट कौन था ये सबको पता है, ये पूरी पाकिस्तानी कौम, बल्कि इंटरनेशनली बच्चा इस चीज को जानता है। आप उस चीज के ऊपर पर्दा देखिए, जो चीज गलत है उसको गलत कहें। जहां भी जुल्म हुआ है, मैं समझती हूँ जुल्म हमारे अपने लोगों के साथ हो वो
हमेशा ही गलत होगा। ठीक है, बिल्कुल। और आप हर चीज का कसूरवार पाकिस्तान की पार्टी उठाएंगे तो ये बहुत ही गलत बात होगी। ठीक है मुज़फ़्फ़र साहबा, मैं करंट एक इशू हर गली मोहल्ले और हर मोड़ पे आजकल जो ऑब्जर्वेशन में आ रही है, जो मसला आ रहा है, मैं उसमें बात कर लेती हूँ। आप क्योंकि जाहिर है सिंध गवर्नमेंट आपकी है तो आपसे सवाल बनता है। जी बिल्कुल, मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत सिंध जो है, क्या ये नशे की लत में मुब्तला जो नौजवान हैं उनको इस दलदल से निकाल पाएगी? कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई मोड़, कोई सड़क, कोई फुटपाथ ऐसा नहीं है जहां अब नशे नजर ना आए। हर उम्र के, अब तो मैंने कुछ खवातीन को भी देखा है जो कि वहां पे बैठी होती हैं और वो कर रही होती है नशा, भिखारी और नशाई, चेहरे काए जकड़ गया है इन दो लोगों के दरमियान। जी शुमाइला, ये हुकूमत वक्त का काम है कि बिल्कुल नशा है या नशे से आदी लोग हैं या इस शहर को नशावर अद्वियात से या नशावर जो भी लोग लेते हैं नशा, उससे पाक करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, अवलीन जिम्मेदारी है। लेकिन आज ही आपने देखा होगा कि सूबाई असम्बली के प्लेटफॉर्म के अंदर शर्जील इनाम मेमन ने भी करारदाद भी पेश की। शर्जील इनाम मेमन ने तमाम जितने स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ ये तय किया है कि जितने भी हमारे पास स्कूल लेवल से, जाहिर बात है स्कूल ही छोटा सा लेवल है, यहाँ से लेवल के उनको किसी ने फोन किया कि मेरे बच्चे जो है ना क्लास में हैं तो वहां पे बच्चे कुछ नशा करते हैं, तो उन्होंने कहा कि तमाम स्कूलों के अंदर जो है ना बच्चों के टेस्ट किए जाएंगे और किसी भी उनके पेरेंट्स का बायोडेटा लेके वहां से मालूम किया जाएगा कि आपको नशावर अद्वियात मिल कहां से रही है, ताकि इन चीजों को स्टेप बाय स्टेप जड़ से उखेड़ा जा सके। मैं एडमिट करती हूँ कि ये गवर्नमेंट का ही काम है कि इसको खत्म करना और इंशाल्लाह इसको खत्म करके रहना है, क्योंकि जब हमें अपनी इस नौजवान नस्ल को सेव करना है। ठीक है, वक्त अब कुछ कम रह गया, जल्दी से मुझे ये बता दीजिए कि ये जो सड़कों पे और जो गलियों पथारों पे जो लोग बैठे हैं नशई या भिखारी, इनके लिए भी कुछ सोचा है? कोई ऐसी तजवीज सामने आई है कि इनके लिए भी कुछ किया जा सकता है इनसे बचाव के लिए? जी बिल्कुल जनाब, इनको पहले भी इन नशई लोगों को, आपको याद होगा कि पुलिस को ये टास्क दिया गया था कि उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें हॉस्पिटल्स में एडमिट किया जाए ताकि उनका इलाज हो सके। और मैं समझती हूँ कि हम सबको गवर्नमेंट के साथ मिलकर इर्द गिर्द ऐसे लोगों पर भी नजर रखनी है और इन्फॉर्म करना है कि कौन हमारे माशरे में ये नासूर फैला रहा है। और यकीन जानिए कि इंशाअल्लाह मेरे चेयरमैन का ये फुली उनकी इंस्ट्रक्शन है कि इस को खत्म किया जाए, ये जो नशावर अद्वियात फैलाने वाले लोग हैं उनको बिल्कुल खत्म किया जाए। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत सिंध शहर कायद के वासियों को इन दो बीमारियों से, इन दो कैंसर की तरह जो ये बीमारी फैल रही है, इससे भी निजात दिला देगी। नदीम साहब, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, लास्ट कमेंट मुझे भी बता दीजिएगा कि मुल्क जो गैर मुस्तहकम सियासी सूरत हाल है, मुल्क की माशी सूरत हाल को भी गैर मुस्तहकम कर रही है, तो कोई बचाव का कोई रास्ता है? कुछ हो सकता है आगे आने वाले वक्तों में? आप देख रहे हैं कि कुछ बेहतरी की उम्मीद है? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, जब आप 160 रुपए का आटा 80 रुपए पे ला सकते हैं ना, आप मईशत को भी ला सकते हैं। बात सिर्फ है कि विल की। हुकूमत सिंध के जो लोग हैं, जब वो जाते हैं वहां पे फेडरल गवर्नमेंट में, तो वहां पे जाके कहें कि जनाब हमें यहाँ रिलीफ चाहिए। हमारे रिलीफ किस तरह चाहिए? कम से कम आप बैटरी के ऊपर जो है ना ड्यूटियां खत्म कर दें, ताकि हम जो है ना यहाँ सोलर लोगों के लिए, क्योंकि आप 60 रुपए तो मजबूरी है, यूनिट कम कर नहीं सकते, तो उसका ऑल्टरनेट देखें, बैटरी इंपोर्ट कर दें और उसकी ड्यूटी खत्म कर दें। सिगरेट का हर 4 में से 1 बच्चा जो है ना सिगरेट की आदी हो रहा है। आप सिगरेट को कर देंगे 1500 रुपए एक पैकेट के, ऊपर नीचे नहीं रखे 100-150, 1500 रुपए का एक बच्चा खरीद सकेगा? बच्चा जब सिगरेट ही नहीं खरीद सकेगा तो वो क्या करेगा? नशे की तरफ नहीं आएगा। तो हल की तलाश में जाए ना। हम मुर्दों के साथ जो है ना सियासत कर रहे होते हैं, हम कभी मजहब के नाम पे सियासत करते हैं, कभी जबान के नाम पे सियासत करते हैं। आइए सियासत करें, मगर सही तरह सियासत करें और अवाम के मसाइल के ऊपर काम करें। ठीक है, नुमान रिजवी साहब, आपसे भी पूछना चाहूंगी, आपके पास क्या कोई तजवीज, क्या कोई हल जो आप सिंध गवर्नमेंट को कोई मशवरा देना चाहे? तो गवर्नमेंट तो मतलब ये मशवरा तो उसको दिया जाता है जो जरा भी समझदार हो, जिसके अंदर वे लोग काम करने की। मेरी बहन ने मुझसे कहा
कि भाई ये जो है वो ताज्जुब की बात कर रहे हैं, सिंध के शहरी इलाकों की बात कर रहे हैं और उसी में लगे हुए हैं देही और शहरी में। मेरी बहन, आप एक काम ये करिए, सुबह नोटिस, एक नोटिफिकेशन पे ये फर्क खत्म हो जाएगा, कोई नहीं बोलेगा, सिंध देहरी फर्क खत्म हो जाएगा। सिर्फ एक नोटिफिकेशन पे आप कोटा सिस्टम खत्म कर दिए, फर्क तो आपने रखा हुआ है 40 और 60 का। जिस दिन आप ये फर्क खत्म कर देंगे उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप शुरुआत तो करें, आप बड़ी हैं, आप बड़े हैं, आपकी हुकूमत है, आप तादाद में बड़े हैं, सिंध में रहते हैं, सिंध को ओन करते हैं, सन ऑफ सॉइल हैं, तो ये काम एक इक़दाम कर दीजिए, ये खुद ब खुद फर्क खत्म हो जाएगा। लेकिन करना कुछ है नहीं आपने, और ताज्जुब का जो उंगली उठानी है वो दूसरे को उठानी है, और खुद ताज्जुब की दाई है। बात ये है कि देखें, अक्लमंदी और अक्लमंदाना से फैसले करें। ये 2024 है और ये जदीद दौर है, यहाँ कोई बात छुपती नहीं है। यहाँ बच्चा बच्चा जानता है कि जब वो बड़ा होता है तो उसके मार्क्स 80-90% होते हैं, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं ले सकता कि क्योंकि उसका कोटा खत्म हो जाता है और इंटीरियर से 50% का बच्चा आके उसकी सीट ले लेता है। नाइंसाफियां तो आपने करी हुई है और आप क्या है, हमसे रहेंगे। अजीब लोग हैं जनाब। ठीक है, मुसर्रत न्याज़ी साहबा, लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। जी, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। नुमान रिजवी साहब, अब जल्दी से ये बता दीजिएगा, IMF से मुज़ाकरात हो रहा है, क्या कोई आ रहा है नजर, कोई रोशनी की किरण आवाम के लिए, कोई उम्मीद है? जब IMF तो ऐसे आता है, हम जब आता है IMF मतलब लेके, तो इस तरह आता है जैसे खानदान में हमारे यहाँ कोई इस तरह लोग आ जाते हैं ना, जो तोहफे तवाइफ लेके आते हैं तो सब खुश हो जाते हैं। तो जब भी IMF आता है तो हम सब लोग खुश हो जाते हैं, खासतौर पर हुकूमती अराकीन जिनके पास पैसा आता है। बारी है कि IMF कर्जा दे तो दे, वो कर्जा लगेगा कहाँ? अगर ये आवाम को बता देना हमारी हुकूमत, तो मैं समझता हूँ मसले मसाइल ही हल हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान रिजवी साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया मुसर्रत न्याज़ी साहबा, आपने हमें हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। बहुत शुक्रिया नदीम बाकी मौलवी साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, अवामी मसाइल पर बात करने की जरूरत है, ना सिर्फ बात करने की बल्कि मसाइल के हल की भी जरूरत है कि मसाइल को देखकर बात की जाए और अवामी मसाइल को हल किया जाए, तभी कामयाबी मुमकिन है, तभी बेहतरी मुमकिन है। सोचिएगा जरूर। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पास।